सोचिए, अगर कोई सुबह उठे, अपनी खिड़की से बाहर देखे और उसे बर्फ से ढका हुआ एक पाम ट्री नजर आए। हाँ, एक ताड़ का पेड़। बिल्कुल। और ठीक उसी पेड़ के पीछे एक बेहद विशाल और सफेद अल्पाइन ग्लेशियर खड़ा हो। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है, या फिर किसी कंप्यूटर गेम का कोई ग्लिच। हाँ, वही तो। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने गलती से दो अलग अलग दुनियाओं को एक जगह पर मिला दिया हो। ये तस्वीर वाकई किसी भी इंसान को चौंका सकती है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि दुनिया के एक हिस्से में ये कोई ग्लिच नहीं है। मतलब ये हकीकत है? हाँ, ये एक सामान्य रोजमर्रा की हकीकत है। और यही विरोधाभास हमें मानव सभ्यता के एक बहुत बड़े मिथक पर सोचने के लिए मजबूर करता है। मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ कि आप किस मिथक की बात कर रही हैं। वो धारणा कि इंसान हमेशा प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है ना? बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आमतौर पर जब हम वास्तुकला या इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है। पहाड़ को डायनामाइट से काटकर रास्ता बनाना या बहती नदी को कंक्रीट के बांध से रोकना। इंसान की फितरत हमेशा से अपने पर्यावरण को अपने हिसाब से मोड़ने की रही है। आसमान का सीना चीरती हुई कांच की इमारतें खड़ी करना, यही तो विकास माना जाता है। एकदम सही। ये हमारी आधुनिक सभ्यता की एक बहुत ही बुनियादी सोच है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, तब क्या हो जब किसी ऐसी जगह का सामना हो जहां ये नियम काम ही ना करें? जहां भूगोल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। हाँ, जहां भूगोल इतना विशाल और इतना हावी हो कि इंसान ने उसे झुकाने के बजाय उसके आगे झुकना सीख लिया हो और उसके नियमों के हिसाब से जीना सीख लिया हो। अरे वाह! और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम स्विट्जरलैंड की उस अनकही कहानी को सामने रखेंगे जो सिर्फ उन बर्फबारी और चॉकलेट वाली टूरिस्ट धारणाओं से बहुत आगे की है। हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि जब इंसान प्रकृति को जीतने की जिद छोड़ देता है तो वे दोनों एक साथ किस तरह के बेहतरीन सह अस्तित्व में रह सकते हैं। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सह अस्तित्व सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक विचार नहीं है। अच्छा, हाँ। तो फिर ये क्या है? ये इस बारे में है कि कैसे वहाँ का भूगोल, प्राकृतिक रोशनी और इंसान की बनाई हुई वास्तुकला आपस में मिलकर एक गहरा संवेदी अनुभव बनाते हैं। मतलब एक डीप सेंसरी एक्सपीरियंस। एक ऐसा अनुभव जो महसूस किया जा सके। बिल्कुल। ये चर्चा इस बुनियादी विज्ञान को छूती है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारी दैनिक जीवन शैली को कैसे आकार देता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत उस एक चीज से करते हैं जिसे आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया ने लगभग पूरी तरह से खो दिया है। आप प्राकृतिक ध्वनियों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, प्राकृतिक ध्वनियाँ और शुद्ध शांति। अगर ज़रमेट की बात की जाए तो ये पर्वतारोहण के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, मैटरहॉर्न पर्वत। बिल्कुल, वहाँ मैटरहॉर्न पर्वत पूरी तरह से हावी है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो पहाड़ की ऊंचाई नहीं है। तो क्या है? वहाँ का ध्वनि परिदृश्य। मतलब वहाँ दहन इंजन यानी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अरे बाप रे, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस एक फैसले की वजह से ज़रमेट में ध्वनि की एक ऐसी पूर्ण शुद्धता बनी रहती है जिसकी हम शहरों में कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी मशीनों के शोर से नहीं चलती। तो फिर सुबह कैसी होती है वहाँ? सुबह की शुरुआत बर्फ के पिघलने से बनी छोटी धाराओं की आवाज से होती है। पैरों के नीचे ताजी बर्फ के चरमराने और लकड़ी की छतों से टकराकर गुजरती हवा की सुरीली आवाज। क्या बात है! और इस शांति के बीच दृश्य कितने नाटकीय हो जाते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत दिन की रोशनी के साथ अपना रूप बदलता है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। रंग बदलते हैं ना? हाँ, सुबह की पहली किरण के साथ ये हल्का गुलाबी दिखता है, जैसे किसी ने आसमान में रंग घोल दिया हो। फिर दोपहर की तेज धूप में बिल्कुल चमकदार सफेद। और शाम को सूर्यास्त के समय सूरज ढलते ही इसका रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। अद्भुत। और इसी तरह म्यूरेन नाम की एक जगह है। इसे किसी पहाड़ पर लटकी हुई एक बालकनी की तरह देखा जा सकता है, जहां से मीलों दूर तक सिर्फ घाटियां दिखाई देती हैं। वहां भी गाड़ियां नहीं चलती हैं। म्यूरेन और ज़रमेट में जो शांति है उसे समझना थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। मतलब आधुनिक शहरों में रहने वाले लोग अक्सर शांति का मतलब कुछ और ही मान लेते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि शांति मतलब आवाज का पूरी तरह से ना होना। बिल्कुल, एक मृत सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कभी कभी डरावना भी लग सकता है। लेकिन यहाँ जिस शांति की हम बात कर रहे हैं वो एक सक्रिय गुण है। ये एक्टिव साइलेंस है। एक्टिव साइलेंस,
ये बहुत दिलचस्प शब्द है। हाँ, क्योंकि ये शोर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि प्रकृति की अपनी बारीक आवाजों की मौजूदगी है। हवा की सरसराहट, दूर किसी चरागाह में बजती गायों के गले की घंटियां। हाँ, ये एक जीवित और सांस लेती हुई शांति है। इसे समझने के लिए मैं एक मजेदार तुलना करना चाहूंगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने उस पूरी घाटी के लिए एक विशाल नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगा दिया हो। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। है ना? जब हम नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहनते हैं तो बाहर का फालतू शोर कट जाता है, लेकिन जो असली आवाज सुननी होती है वो कई गुना साफ हो जाती है। बिल्कुल, एकदम स्पष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, जिस इंसान को हमेशा ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन के शोरगुल की आदत पड़ चुकी हो, क्या इतनी गहरी शांति शुरुआत में उसे बेचैन नहीं करेगी? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब है हाँ। जब कोई शहरी इंसान पहली बार ऐसी जगह जाता है तो शुरुआत के कुछ घंटों में वो बेचैनी महसूस कर सकता है, क्योंकि दिमाग को शोर चाहिए। हाँ, हमारा दिमाग लगातार उत्तेजनाओं का आदी हो चुका है। जब उसे वो शोर नहीं मिलता तो वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ वास्तुकला और प्रकृति का जो संतुलन है वो इस बेचैनी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब आंखें इतनी विशालता देखती हैं तो दिमाग अपने आप उस सक्रिय शांति को स्वीकार कर लेता है। मतलब इंसान खुद ब खुद उस लय में ढल जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह का ध्यान है जो किसी पर थोपा नहीं जाता। अब अगर आवाज के स्तर पर प्रकृति से ये घुलना मिलना इतना गहरा है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि जो चीजें आंखों से दिखती हैं, मतलब वास्तुकला, वहाँ इंसान का दखल कैसा है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि आमतौर पर हमारी इंजीनियरिंग चिल्ला चिल्ला कर कहती है मुझे देखो, मैं इस परिदृश्य का राजा हूँ, लेकिन यहाँ हमें आर्किटेक्चरल कैमोफ्लाज देखने को मिलता है। वास्तुशिल्प छलावरण। हाँ, जैसे कोई गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के रंग में रंग जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण लैंडवासर वायाडक्ट, वो जो 20वीं सदी की शुरुआत में बना ट्रेन का पुल है। वही, वो गहरी खाई के ऊपर से गुजरता है और फिर अचानक, मतलब बिल्कुल अचानक, पहाड़ के अंदर खुदी हुई एक सुरंग में गायब हो जाता है। आपको पता है लैंडवासर वायाडक्ट इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, लेकिन इसकी महानता इस बात में नहीं है कि ये कितना बड़ा है। तो किस बात में है? इस बात में कि ये कितना विनम्र है। इसके ऊंचे और संकरे मेहराब यानी इसके आर्च परिदृश्य पर हावी होने की जरा भी कोशिश नहीं करते। वो बस उसी का हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल, अगर ध्यान से देखा जाए तो उन मेहराबों की वर्टिकल लाइंस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी आसपास खड़े चीड़ के पेड़ों की होती हैं, और ये डार्क लाइमस्टोन से बना है। डार्क लाइमस्टोन, जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने खुद इसे उगल दिया हो। एकदम सही। ये तकनीकी महत्वाकांक्षा और पहाड़ों की स्थिरता के बीच सह अस्तित्व का एक अद्भुत प्रतीक है। लेकिन क्या ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया था, मतलब ताकि ये प्रकृति के बीच छुप जाए, या फिर ये सिर्फ उस समय उपलब्ध सामग्री का नतीजा था? इसका जवाब दोनों के बीच में कहीं है। डार्क लाइमस्टोन का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि वही पत्थर वहां स्थानीय स्तर पर मौजूद था। अच्छा। लेकिन इसके अनुपात और आकार में एक बहुत ही सटीक गणितीय गणना थी। इसे इस तरह से संतुलित किया गया कि वो वातावरण की दृश्य लय को न तोड़े, और यही सिद्धांत हमें चिलिन कैसल में भी देखने को मिलता है। चिलिन कैसल, जो लेक चिनेवा पर एक चट्टानी द्वीप पर बना है। हाँ, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो मध्ययुगीन किला झील के तल का ही विस्तार हो। मतलब जैसे चट्टानें पानी से बाहर निकली और उन्होंने खुद ही एक किले का रूप ले लिया। बिल्कुल, और आपको बता दूं, वो किला मूल रूप से सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाया गया था, इसलिए उसका परिदृश्य में इस तरह से घुल मिल जाना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण था, है ना? हाँ, ये इंसान की उस समझ को दिखाता है जहां वो प्रकृति से लड़कर खुद को बचाने के बजाय प्रकृति के ही कवच का इस्तेमाल कर रहा था। क्या बात है। और फिर गस्ताद जैसी जगहें आती हैं, वहाँ कोई कंक्रीट के जंगल नहीं है। हाँ, वहाँ लकड़ी के घर हैं। बिल्कुल, धूप से गहरे भूले रंग के हुए लकड़ी के शैले, और उन सब की छतें एक खास ढलान पर बनी हैं ताकि बर्फ आसानी से फिसल सके। वहाँ की पूरी वास्तुकला एक दुर्लभ तालमेल बनाए रखती है। कोई भी इमारत दूसरी इमारत से होड़ नहीं कर रही है। वही तो, ऐसा नहीं है कि कोई अपना घर अलग दिखाने के लिए उसे चटक लाल रंग से पोत दे। सब कुछ एक ही विशाल चित्र का हिस्सा लगता है। गस्ताद में मानव पैमाने को आल्प्स की भव्यता के भीतर अपना सही स्थान मिल गया है। वहाँ का डिजाइन अतिशयोक्ति, मतलब दिखावे पर नहीं बल्कि संतुलन पर आधारित है। यहाँ तक तो हमारी चर्चा बिल्कुल उसी दिशा में चल रही है जैसा हम स्विस आल्प्स के बारे में सोचते आए हैं, मतलब बर्फ, ऊंचे पहाड़ और लकड़ी के घर।
लेकिन शुरुआत में हमने जिस ग्लिच की बात की थी कि बर्फ के पहाड़ों के बीच ताड़ के पेड़, अब उस पर आते हैं। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। क्योंकि ये बात स्विट्जरलैंड के सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ देती है। मॉन्ट्रो और मोरकोटे का जिक्र आता है, जहां ताड़ के पेड़ हैं और एक पूरा मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय माहौल है। ये कैसे संभव है? ये वास्तव में किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन इसका विज्ञान बहुत सीधा है। तो ये चमत्कार होता कैसे है? एक बर्फीले देश में ताड़ के पेड़? जब हम स्विट्जरलैंड के दक्षिणी हिस्से जैसे मोरकोटे या लेक जिनेवा के किनारे मॉन्ट्रो की ओर बढ़ते हैं, तो वहां झीलें और पहाड़ मिलकर एक अद्वितीय माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं। सूक्ष्म जलवायु। ये माइक्रो क्लाइमेट काम कैसे करता है? क्योंकि पहाड़ तो वहां भी हैं। इसका विज्ञान झीलों के पानी में छिपा है। ये विशाल झीलें एक बहुत बड़ी थर्मल बैटरी की तरह काम करती हैं। एक मिनट, थर्मल बैटरी? हाँ, गर्मियों के दौरान झील का पानी सूरज की भारी मात्रा में गर्मी को सोख लेता है और उसे स्टोर कर लेता है। अच्छा। और जब सर्दियां आती हैं तो पहाड़ उन बर्फीली हवाओं को सीधे घाटी में आने से रोकते हैं। दूसरी तरफ झील का पानी अपनी स्टोर की हुई गर्मी को धीरे धीरे वातावरण में छोड़ना शुरू कर देता है। अरे वाह, ये तो प्रकृति की अपनी ही एक सेंट्रल हीटिंग प्रणाली हो गई। बिल्कुल। और इसी प्रभाव के कारण वहाँ का तापमान कभी इतना नीचे नहीं गिर पाता कि पाला पड़े। इसी वजह से वहाँ ताड़ के पेड़ और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां आराम से पनप पाती हैं। ये सचमुच एक अलग दुनिया लगती है। मोरकोटे में बेल एपॉक वास्तुकला की भरमार है। हाँ, 19वीं सदी के अंत की वास्तुकला। बिल्कुल। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि ये वो समय था जब यूरोप में बहुत ही भव्य इमारतें बन रही थी, जिनमें सुंदर छज्जे और लोहे की सजावट होती थी। वहाँ स्विस सटीकता और लैटिन संवेदनशीलता का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। और मॉन्ट्रो और स्पीज जैसी जगह एक बिल्कुल अलग तरह का स्विस अनुभव पेश करती हैं। स्पीज में लेक थून के किनारे ऐतिहासिक महल है और उसके चारों ओर अंगूर के बाग हैं, जो पहाड़ की ढलान से होते हुए सीधे झील के पानी तक उतरते हैं ना। हाँ, जहाँ बर्फीले पहाड़ थोड़े गंभीर महसूस होते हैं, वहीं ये झील के किनारे वाले इलाके बहुत खुले हुए और विशाल लगते हैं। यहाँ की संस्कृति वाइन, धूप और पानी के इर्द गिर्द घूमती है। और लुसेन जैसा शहर भी इस संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब इस शहर ने अपनी ऐतिहासिक पहचान को खोए बिना शहरी जीवन की ऊर्जा और अल्पाइन भव्यता को बहुत खूबसूरती से मिलाया है। जैसे वो पुराना लकड़ी का पुल। हाँ, शहर के बीचों बीच 14वीं सदी का लकड़ी का चैपल ब्रिज और वो मशहूर अष्टकोणीय टावर, वो आज भी शान से खड़े हैं, जबकि शहर में एक आधुनिक ऊर्जा भी धड़कती रहती है। कोई टकराव नहीं है। ल्यूसर्न सभ्यता और प्रकृति के बीच आदर्श संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक निरंतर चलने वाली कोरियोग्राफी है, जहां झील में तैरते हंस और पृष्ठभूमि में पहाड़ों की आकृतियां एक साथ मौजूद रहती हैं। ये शहरी शांति बहुत आकर्षक है, लेकिन चलिए अब शांति से वापस मुड़ते हैं प्रकृति के उस रौद्र रूप की ओर, जो इंसान को तुरंत उसकी असल हैसियत याद दिला देता है। आप लॉटोब्रुनेन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये प्राचीन ग्लेशियरों द्वारा तराशी गई एक ऐसी घाटी है जो सच में एपिक है। जरा आप कल्पना कीजिए कि 300 मीटर ऊंची बिल्कुल सीधी चट्टानी दीवारें हैं और उन दीवारों से 72 अलग अलग झरने एक साथ नीचे गिर रहे हैं। 72 झरने एक ही घाटी में, ये संख्या ही अपने आप में चौंकाने वाली है। मैं तो ये सोचा था कि हम इंसान अपने घरों में एक टपकते हुए नल को ठीक करने में परेशान हो जाते हैं, और यहाँ प्रकृति 72 विशाल फायर होज एक साथ चला रही है, वो भी बिना किसी मशीनरी के। हाँ, सही कहा। जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में धुंध में बदल जाता है। आपको पता है, लॉटोब्रुनेन में उस पानी की गिरने की जो ध्वनि है वो अद्वितीय है। वो सिर्फ शोर नहीं है, बल्कि उस घाटी में पानी की एक औपचारिक उपस्थिति है। एक सेरेमोनियल प्रेजेंस। हाँ, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना कोई अनुष्ठान कर रही हो। और अगर हम इससे भी ऊंचे जाएं तो ओशियन झील का नजारा आता है। ये झील 1500 मीटर की ऊंचाई पर एक रॉक एम्फीथिएटर के बीच स्थित है। यहाँ रॉक एम्फीथिएटर को थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। मतलब ये कोई कॉन्सर्ट हॉल नहीं है। भूविज्ञान में इसका मतलब है पहाड़ों के बीच बनी एक विशाल कटोरी जैसी प्राकृतिक संरचना, जिसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानों से बनी होती हैं। एकदम सही समझाया। उस विशाल चट्टानी कटोरी के बीच में ओशियन झील का फिरोजा रंग का पानी इतना साफ है कि गहराई तक झील का तल स्पष्ट दिखाई देता है। क्या बात है।
जब कोई इंसान इन विशाल संरचनाओं के बीच खड़ा होता है तो उसके अंदर स्वतः ही एक तुच्छता या इनसिग्निफिकेंस की भावना पैदा होती है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उठता है। कौन से सवाल? जब कोई इंसान ऐसी जगह पर रहता है जहां वो रोजाना 300 मीटर ऊंची चट्टानों और 72 झरनों की गड़गड़ाहट के नीचे उठता है, तो क्या उसके रोजमर्रा के छोटे मोटे तनाव और उसका ईगो अपने आप छोटे नहीं हो जाते? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। विशाल भूवैज्ञानिक संरचनाएं वास्तव में हमें हमारा सही आकार दिखाती हैं। जब इंसान उन पहाड़ों के बीच होता है जो लाखों सालों से वहां अडिग खड़े हैं, तो हमारी रोजमर्रा की मानवीय समस्याएं बहुत क्षणिक लगने लगती हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है, नियम प्रकृति तय करती है और इंसान केवल सम्मान के साथ खुद को उसमें ढालता है। और यही सम्मान हमें अरोसा जैसी जगहों पर भी देखने को मिलता है। सर्दियों के दौरान अरोसा का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, बर्फ से ढक जाता है। बिल्कुल, बर्फ जंगलों और रास्तों को एक ज्यामितीय सटीकता के साथ ढक लेती है। वहां जीवन बहुत ही सघन तरीके से व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि ऐसे मौसम में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। अरोसा को एक आत्मनिरीक्षण वाला हिस्सा कहा जा सकता है। वहाँ का शांत वातावरण बहुत ही धीमी गति से चीजों का अवलोकन करने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर, चाहे वो अरोसा की बर्फ हो, लैंडवासर वायडक्ट का डिजाइन हो या लाउटरब्रुनन की विशालता हो, हर जगह यही बात उभर कर आती है कि प्रकृति का सम्मान ही सबसे पहली प्राथमिकता है।